नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का उपवाक्य के परिभाषा के साथ साथ इसके भेद पर भी आएंगे और अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद भी देखेंगे, पदबंध के बारे में भी जानेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये वाक्य विचार का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो आप तक भेज चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं उपवाक्य के परिभाषा से। तो देखिए उपवाक्य के परिभाषा। उपवाक्य कहने का मतलब कि अंग्रेजी में कहें तो क्लॉज कहते हैं उपवाक्य को। तो उपवाक्य का परिभाषा देखिए, मिश्र वाक्य में जो वाक्य मुख्य वाक्य पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जो वाक्य गौण रहते हैं, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। देखिए मिश्र वाक्य के साथ भी कोई सामान्य साधारण वाक्य के साथ एक वाक्य को और जोड़ दिया जाता है उसके साथ, और वह वाक्य साधारण वाक्य के पर आश्रित हो जाता है, तो उसे ही उपवाक्य कहा जाता है। तो मिश्र वाक्य में जो वाक्य मुख्य वाक्य पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जो वाक्य गौण रहते हैं, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। चलिए यहाँ उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण में देखिए, जो लड़के अच्छे होते हैं। देखिए एक साधारण वाक्य हो गया और उस पर निर्भर कर रहा है वे मेहनत से पढ़ते हैं। तो जो लड़के अच्छे होते हैं वे मेहनत से पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए मुख्य वाक्य हो गया जो लड़के अच्छे होते हैं और वो मेहनत से पढ़ते हैं, ये गौण वाक्य हो गया, यानी इसे ही उपवाक्य कहते हैं। तो जो वाक्य जो साधारण वाक्य है उस पर आश्रित जो वाक्य होता है उसे उपवाक्य कहा जाता है। तो याद रखेंगे। उपवाक्य के भेद पर आते हैं। उपवाक्य के 3 भेद है। उपवाक्य के 3 भेद हैं। याद रखेंगे कि उपवाक्य के 3 भेद है। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया उपवाक्य। तो आइए बारी बारी से इन तीनों को परिभाषा के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा उपवाक्य, इसको अंग्रेजी में नाउन क्लॉज कहते हैं। तो संज्ञा उपवाक्य को देखिए, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह आते हैं, वैसे आश्रित उपवाक्य, तो आश्रित जो वाक्य होता है उसे तो उपवाक्य कहते ही हैं, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होता है वो यदि संज्ञा की तरफ व्यवहार किया जाए, उस वाक्य को संज्ञा की तरफ व्यवहार होता है, तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो परिभाषा संज्ञा उपवाक्य का होगा कि जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह आते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। देखिए इसके पहचान के लिए अगर देखा जाए तो इसमें वाक्य में यदि की से जुड़ा रहता है तो स्पष्ट है कि वह संज्ञा उपवाक्य है। देखिए उदाहरण में देखते हैं। देखिए उदाहरण है, अमर ने कहा कि। देखिए यहाँ की से जुड़ा हुआ है। अमर ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो यहाँ की से जुड़ा हुआ है, मैं घर जाऊंगा जो वाक्य है उसे की से जुड़ा हुआ है, तो यह संज्ञा उपवाक्य होगा। तो ये भी एक पहचान है कि यदि वाक्य में की से जुड़ा हुआ रहता है, कंजक्शन के रूप में जुड़ाव जो संयोजक है वो की से रहेगा, तो वह संज्ञा उपवाक्य होगा। तो अमर ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये हो गया संज्ञा उपवाक्य। अब विशेषण उपवाक्य को देखते हैं। विशेषण उपवाक्य वैसे ही थोड़ा सा परिभाषा में चेंज है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह आता है। संज्ञा उपवाक्य में था कि जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह आता है, और विशेषण उपवाक्य में है वैसे ही परिभाषा कि जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह आता है, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो आश्रित उपवाक्य
विशेषण की तरह आता है उसे उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, वह लड़का जो कल अच्छा खेल रहा था, वह लड़का जो कल अच्छा खेल रहा था आज भी अच्छी तरह से खेल रहा है। ये इतना बड़ा वाक्य है। वह लड़का जो कल अच्छा खेल रहा था आज भी अच्छी तरह से खेल रहा है। तो ऐसे वाक्य के प्रारंभ में जो, जैसा, जितना, ये सब शब्द यदि आता है तो ऐसे शब्दों को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें है कि ऐसे वाक्य जिसमें जो, जैसा, जितना जो शुरू में आ जाता है, जैसे देखिए यहाँ जो कल अच्छा खेल रहा था, है ना, और लड़का जो कल अच्छा, यहाँ देखिए जो है, तो जो, जैसा, जितना, ये सब शब्द यदि आता है वाक्य में तो वह विशेषण उपवाक्य होगा। तो ये विशेषण वाक्य उपवाक्य है। अब आते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसका भी परिभाषा उसी तरह से होगा, थोड़ा सा चेंज कर देना है कि जो आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह वाक्य में आता है उसे क्रिया विशेषण वाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य में था कि जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह वाक्य में आता है तो संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। अब विशेषण उपवाक्य में था कि जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह आता है तो उसे विशेषण उपवाक्य कहेंगे। और यहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया कि जो आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह वाक्य में आता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, जब पंडित, उदाहरण देखिए, जब पंडित ओंकारनाथ ठाकुर गाने लगते थे, जब पंडित ओंकारनाथ ठाकुर गाने लगते थे तब सारे श्रोता शांत होकर सुनते थे। इतना बड़ा वाक्य है। तो यहाँ देखिए ये जो वाक्य है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। अब आगे चलते हैं। इसमें चीज़ ध्यान देंगे कि उपवाक्य के परिभाषा और उपवाक्य के भेद, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब आते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। इसके पहले वीडियो में आप देखे थे रचना के अनुसार वाक्य के भेद 3 प्रकार के देखे थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को देखे थे। अब अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। याद रखेंगे कि अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होंगे? 8 भेद। पहला होगा विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयादि बोधक, छठा संदेहवाचक, सातवां इच्छा बोधक और आठवां संकेत बोधक वाक्य। तो ये 8 भेद हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, संदेहवाचक, इच्छा बोधक और संकेत बोधक वाक्य। तो ये भी अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब आइए बारी बारी से परिभाषा के साथ समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले विधिवाचक को देखिए। विधिवाचक वाक्य किसे कहा जाता है? तो विधिवाचक वाक्य की परिभाषा देखिए, जिससे किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक, जिससे किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक है। अंग्रेजी में इसे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में जाना जाता है। जो सामान्य वाक्य होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, उसको विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जिससे किसी बात का के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में, राजा नगर में आए, एकदम सामान्य वाक्य है। राजा नगर में आए, ये साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। और उसी को मिश्र वाक्य में अगर देखिए, मिश्र वाक्य में करते हैं तो जब राजा नगर में आए तब आनंद मनाया गया, तो ये मिश्र वाक्य है। और संयुक्त वाक्य में देखिए विधिवाचक का ही, राजा नगर में आए और उनके लिए आनंद मनाया गया। कहने का मतलब कि तीनों का अर्थ करीब करीब एक ही है, लेकिन एक सरल वाक्य में हो गया, मिश्र वाक्य में दूसरा है और तीसरा संयुक्त वाक्य में। तो एक
सामान्य जो वाक्य होगा उसे विधिवाचक वाक्य कहेंगे। अब दूसरा देखिए, निषेधवाचक, निगेटिव सेंटेंस को देखिए। निगेटिव सेंटेंस है निषेधवाचक, जिससे किसी बात के न होने का बोध होता है, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है, यानी निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे देखिए, मैं घर नहीं गया, ये निगेटिव है, नहीं जाने के अर्थ में है, निगेटिव सेंटेंस है, निषेधवाचक वाक्य है। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, ये निषेधवाचक वाक्य है। तो याद रखेंगे कि विधिवाचक एक सामान्य वाक्य होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, और ये नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस है, जिसमें नहीं के अर्थ में होता है। अब देखिए आज्ञा वाक्य, देखिए आज्ञा, आज्ञावाचक वाक्य, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। तो अगर किसी को आज्ञा देने का बोध हो वाक्य से तो उसे आज्ञावाचक कहा जाता है। जैसे देखिए, अपना काम देखो, देखिए यहाँ पर ऑर्डर है, आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य होगा। हालांकि ये साधारण वाक्य है। अब मिश्र वाक्य में देखिए, आज्ञावाचक वाक्य, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, तो ये मिश्र वाक्य है और आज्ञावाचक वाक्य भी है। अब संयुक्त वाक्य में देखिए, बात बंद करो और अपना काम देखो, ये तीनों वाक्य जो देख रहे हैं, एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में, ये तीनों वाक्य में आज्ञावाचक, आज्ञा देने का बोध हो रहा है। अर्थात ये तीनों वाक्य सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य रहते हुए भी ये आज्ञावाचक वाक्य है। तो चलिए चौथा देखते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने का जो बोध होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, तो जिससे किसी तरह के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य में वाक्य के अंत में फुल स्टॉप न होकर के प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह का, प्रश्नवाचक वाक्य का पहचान है कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाएगा। तो जिससे किसी तरह के प्रश्न किए जाने का बोध हो तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे इसको। देखिए, वह आदमी आया है, देखिए वह आदमी आया है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह आदमी आया है, साधारण वाक्य है लेकिन प्रश्नवाचक भी वाक्य है, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, वह आदमी आया है। देखिए अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी यह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। क्या तुम जानते हो कि वह आदमी कब आया? क्या तुम जानते हो कि वह आदमी कब आया? यह मिश्र वाक्य है लेकिन प्रश्नवाचक भी वाक्य है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखिए संयुक्त वाक्य में, वह कब आया और कब गया, वह कब आया और कब गया, यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है कि वह कब आया और कब गया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आगे चलते हैं, पांचवा देखते हैं भेद। ये अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, 8 भेद, जिसमें पांचवा भेद विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक जिस वाक्य में आश्चर्य, सुख अथवा दुख का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन को देखे थे, जिसमें विस्मयादि बोधक जिसको कहते हैं, तो वही है जिस वाक्य से आश्चर्य, सुख अथवा दुख का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए, तुमने अच्छा काम किया, और यहाँ भी देखिए अंत में, वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। उसके बाद देखिए,
जो तुमने किया वह बहुत अच्छा है। ये मिश्र वाक्य में है, लेकिन ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे इसकी खबर न दी। तो ये संयुक्त वाक्य में है और विस्मयादि बोधक वाक्य भी है। तो चलिए आगे छठा देखते हैं, संदेहवाचक। देखिए है संदेहवाचक वाक्य। नाम से ही स्पष्ट है कि वाक्य में संदेह व्यक्त किया जाएगा। तो जिस वाक्य में किसी तरह का संदेह व्यक्त हो तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य निश्चित नहीं होगा, वाक्य में संदेह होगा, संशय होगा, तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहें। जिस वाक्य में किसी तरह का संदेह व्यक्त हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए, यह चिट्ठी लड़के ने लिखी होगी। देखिए यहाँ क्या है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि यह चिट्ठी लड़के ने लिखी होगी। हो सकता है कि लड़का ने चिट्ठी न भी लिखा हो, एक संभावना है। वाक्य के अनुसार सही पता नहीं लग रहा है, ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है। यह चिट्ठी लड़के ने लिखी होगी, साधारण वाक्य में है, लेकिन इसमें वाक्य में संदेह व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए संदेहवाचक वाक्य है। आगे देखिए, मिश्र वाक्य में देखिए, जो चिट्ठी मिली है वह उस लड़के ने लिखी होगी। देखिए, जो चिट्ठी मिली है वह उस लड़के ने लिखी। यहाँ भी संदेह व्यक्त किया, यहाँ भी वाक्य में संदेह व्यक्त किया जा रहा है, हालांकि मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जो चिट्ठी मिली है वह उस लड़के ने लिखी होगी। यह मिश्र वाक्य है, फिर भी इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए यह अर्थ के आधार पर यह संदेहवाचक वाक्य होगा। आगे देखिए, संयुक्त वाक्य में चलते हैं। तो नौकर वहाँ से चला गया और सिपाही वहाँ पहुँचा होगा। देखिए यहाँ नौकर के चले जाने के बाद सिपाही वहाँ पहुँचा होगा, यह एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है। तो यह संयुक्त वाक्य रहते हुए भी यह संदेहवाचक वाक्य है। अब आते हैं सातवां भेद पर, इच्छा बोधक वाक्य। यहाँ देखिए, इच्छा प्रकट किया जा रहा है। इच्छा प्रकट करने वाला जो वाक्य होता है वो इच्छा बोधक वाक्य है। जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो तो उसे इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में इच्छा या किसी की शुभकामना देने का अगर बोध होता है तो उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे। देखिए, इसमें इच्छा है या शुभ कामना कहिए कि ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, तो ये साधारण वाक्य रहते हुए भी इच्छा बोधक वाक्य है। अब देखिए, वह जहाँ भी रहे वहाँ सुख में रहे। देखिए, यहाँ शुभकामनाएं है, इच्छा है, तो ये मिश्र वाक्य के रहते हुए भी यह इच्छा बोधक वाक्य भी है। आगे देखिए, संयुक्त वाक्य में भी देख लेते हैं। हे भगवान, मैं सुखी रहूं और मेरे समान दूसरे भी सुखी रहे। देखिए, यहाँ भी इच्छा और शुभकामनाएं दिए जा रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों को इच्छा बोधक वाक्य कहा जाएगा। अब आगे चलते हैं, संकेतवाचक। अथवा देखिए, संकेतवाचक। अब यहाँ संकेत के रूप में संकेतवाचक वाक्य है, जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य के संभावना पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। संकेतवाचक, संकेत के रूप में, इशारे के रूप में, जिस तरह से संकेत इशारे में कोई बात को कह देना, ये संकेतवाचक होता है। जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए, यदि मैं आपको पहले जानता तो आपका विश्वास न करता। यहाँ देखिए, एक वाक्य है यदि मैं आपको पहले जानता, और दूसरा वाक्य है आपका विश्वास न करता। तो पहला वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, उसके संभावनाओं पर निर्भर करता है कि यदि मैं आपको पहले जानता तो आप पर विश्वास नहीं करता। ये हो गया संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक। दूसरा देखिए उदाहरण, यदि परिश्रम करोगे, देखिए पहला वाक्य हो गया तो अवश्य सफल होगे।
तो ये पहला वाक्य परिश्रम करोगे और दूसरा वाक्य हो गया अवश्य सफल होगे। तो ये दूसरा वाक्य पहला वाक्य पर क्या है, संकेतिक है, संभावनाओं पर निर्भर कर रहा है। तो यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ये जो वाक्य है वह संकेतवाचक वाक्य है। तो वाक्य को अभी आप जान रहे थे, पहले वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। उसी प्रकार के अर्थ के आधार पर 8 भेद अभी आप देखें। अब आते हैं इसी में पदबंध को देख लेते हैं। पदबंध या उसे कहेंगे वाक्यांश कहेंगे या फ्रेज कहेंगे। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं और फ्रेज भी कहते हैं। तो पदबंध की परिभाषा को भी देख लेते हैं। अक्सर ऐसे पदबंध या वाक्यांश किसे कहते हैं या फिर इससे संबंधित कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में, तो इसको भी जानना भी जरूरी है। जो वाक्य की बात है तो इसमें पदबंध को भी वाक्यांश को भी जानिए। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं परंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। ऐसे वाक्य या वाक्य के भाग जिसमें एक से अधिक पद आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मिल करके अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा का पूरा अर्थ नहीं देते हैं, वैसे वाक्यों को क्या कहेंगे, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। और इसमें पदबंध में इसका भेद जान लेते हैं। देखिए पदबंध के 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो इतना ही तक जानिए कि पदबंध के परिभाषा और पदबंध के भेद 5 होते हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।